बहुत समय पहले की बात है। 7 पहाड़ियों के पार, 7 नदियों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर और रहस्यमयी राज्य था। सूर्यमुखी यह राज्य अपने सोने जैसे चमकते महलों, संगीत से गूंजते गलियारों और खुशबूदार बगीचों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की प्रजा सुखी थी और राजा सूर्यकेतु न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। राजा की रानी महारानी तन्वी अत्यंत सुंदर और दयालु थी, लेकिन एक पीड़ा थी उनके जीवन में, उन्हें कोई संतान नहीं थी। भविष्यवाणी। एक दिन राजमहल में एक बूढ़ी साध्वी आई। उसकी आंखों में चमक थी और उसके पास था एक सुनहरा कमल का फूल। उसने कहा, हे रानी तन्वी, इस फूल को तुम एक विशेष दिन, पूर्णिमा की रात को चंद्रप्रभा झील के किनारे रोपना। वहाँ तुम अपनी संतान का वरदान पाओगी, लेकिन ध्यान रहे, जो संतान तुम्हें मिलेगी उसका भाग्य चंद्रलोक से जुड़ा होगा और उसे एक दिन वहाँ लौटना होगा। रानी ने साध्वी की बात मानी। उन्होंने पूर्णिमा की रात वह फूल रोपा और कुछ महीनों के भीतर एक चमत्कार हुआ। उनके आंगन में किलकारी गूंजी। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया चंद्रप्रिया। चंद्रप्रिया का बचपन। चंद्रप्रिया साधारण बालिका नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके चारों ओर रहस्य की परतें बनती गई। जब वह रोती तो आकाश में बादल घिर आते, जब वह मुस्कुराती तो रात में भी चंद्रमा की रोशनी फैल जाती। पशु पक्षी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते और फूल अपने आप खिल उठते। राजमहल के विद्वानों ने कई बार उसकी शक्ति को समझने की कोशिश की, पर हर बार उन्हें केवल एक संकेत मिलता, चंद्रलोक। पहली परीक्षा। चंद्रप्रिया जब 10 वर्ष की हुई तो एक रात उसके सपने में वही साध्वी प्रकट हुई। उसने कहा, प्रिय बच्ची, तुम्हारा समय निकट है। एक दिन तुम्हें इस धरती को छोड़कर आकाश के उस लोक में जाना होगा जहाँ तुम्हारी असली पहचान छिपी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा तुम्हारी करुणा की होगी। अगली सुबह महल में एक घायल मोर आया। किसी शिकारी के तीर से उसकी पंख घायल हो चुके थे। दरबारियों ने उसे हटाने को कहा, पर चंद्रप्रिया ने उसका इलाज किया। कई दिनों तक वह उसके पास बैठी रही और अंत में मोर उड़ने लगा। मोर जाने से पहले बोला, राजकुमारी, यह पहली परीक्षा थी, तुम पास हुई। अगली परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी, रहस्य और रोमांच की ओर। अब चंद्रप्रिया जानती थी कि उसके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। उसने अपने पिता से विनती की कि वह राज्य की सीमाओं से बाहर जाना चाहती है, सच्चाई की तलाश में। राजा सूर्यकेतु ने अनुमति तो दे दी, पर उसके साथ एक भरोसेमंद योद्धा भेजा, वीर अंशुमान, जो आगे चलकर उसका सबसे विश्वसनीय साथी बनने वाला था। राजकुमारी चंद्रप्रिया और योद्धा अंशुमान सूर्यमुखी राज्य को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में नदियाँ थी, पर्वत थे और हर मोड़ पर कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ था। 3 दिन और 3 रातों की यात्रा के बाद वे पहुँचे एक काले जंगल के पास, महाकाल वन। यह जंगल दिन में भी रात जैसा अंधकारमय था। वहाँ न कोई पक्षी बोलता, न हवा चलती थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में फुसफुसाती थी। रहस्यमयी झील। जैसे ही वे जंगल में घुसे, एक नीले धुंध से ढकी झील दिखी, नीलांगना झील। झील के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य के पथ पर हो वही आगे जाए। पर यह रास्ता केवल धैर्यवानों के लिए है, अधीर आत्मा भटक जाएगी। अंशुमान ने चंद्रप्रिया से कहा, राजकुमारी, यह शायद आपकी दूसरी परीक्षा है। चंद्रप्रिया ने सिर हिलाया और दोनों झील की ओर बढ़े। झील के बीचों बीच एक द्वार तैर रहा था, असली, विशाल और चमकदार। वह कोई सामान्य दरवाजा नहीं था, वह हवा में लहराता था और उसकी सतह पर चांदनी सी आभा फैल रही थी। धैर्य की परीक्षा शुरू। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुँचे, जमीन कांपने लगी और झील में से एक सर्पनारी, सांप और स्त्री का रूप प्रकट हुई। उसने फुफकारते हुए कहा, इस द्वार से केवल वह जा सकता है जो धैर्य की परीक्षा में खरा उतरे। इस परीक्षा में ना कोई तलवार काम आएगी, ना कोई मंत्र, बस इंतजार और सत्य पर अडिग विश्वास। अंशुमान ने तलवार संभाली, पर चंद्रप्रिया ने उसका हाथ रोक दिया। मुझे खुद से यह परीक्षा देनी होगी, उसने कहा। समय का भूल भुलैया। द्वार के भीतर कदम रखते ही चंद्रप्रिया एक सुनसान मैदान में पहुंच गई। वहां कुछ नहीं था, ना वृक्ष, ना पक्षी, सिर्फ समय का इंतजार। धीरे धीरे दिन बीतते गए। पहले दिन भूख ने उसे तड़पाया, दूसरे दिन प्यास ने उसके होंठ सुखा दिए, तीसरे दिन अकेलापन उसकी आत्मा पर भारी पड़ा, चौथे दिन उसके मन में संदेह आया, क्या यह सब असली है या कोई भ्रम। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगी, यही परीक्षा है। 7वें दिन जब वह पूरी तरह थक चुकी थी और धरती पर बैठकर ध्यान में लीन हो गई, तो एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। प्रकाश में से एक स्वर आया, तुम्हारे धैर्य ने समय को भी जीत लिया, तुम दूसरी परीक्षा में सफल हुई। द्वार के पार जब चंद्रप्रिया ने आंखें खोली तो वह फिर उसी झील के किनारे थी, लेकिन इस बार झील में कमल खिले हुए थे।
आकाश में इंद्रधनुष फैला था और सर्पनारी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब तुम्हारा रास्ता आगे खुलेगा। तीसरी और अंतिम परीक्षा में तुम्हें त्याग करना होगा, सबसे प्रिय वस्तु का त्याग। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? चंद्रप्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखों में निश्चय था। अंशुमान ने पूछा, अब कहाँ जाना है? सर्पनारी ने इशारा किया। एक उजली सीढ़ी आकाश की ओर जा रही थी। यह है चंद्रलोक का मार्ग, लेकिन वहाँ केवल वह ही जा सकता है जो तीसरी परीक्षा भी पास करे। सीढ़ियाँ चांद की ओर उठती जा रही थी। चंद्रप्रिया और अंशुमान नीचे खड़े होकर उसे देख रहे थे। तभी आसमान में चंद्रमा की रोशनी गहराने लगी और एक आकृति उतरती दिखाई दी। एक परी जिसके पंख चांदी जैसे थे। उसने कहा, चंद्रप्रिया, तुम्हारी तीसरी परीक्षा जल्द ही आएगी। वहाँ तुम्हें प्रेम और कर्तव्य के बीच चुनना होगा। क्या तुम तैयार हो अपनी नियति का सामना करने के लिए? चंद्रप्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। चंद्रप्रिया और अंशुमान महाकाल वन से बाहर निकलते हुए उस दिव्य सीढ़ी की ओर बढ़े जो आकाश में चांद तक जाती थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते, धरती धुंध में छिपती चली गई और चारों ओर चांदनी के कण तैरने लगे। हवा शीतल थी, लेकिन किसी अदृश्य रहस्य से भारी। चंद्रलोक का पहला दृश्य। चंद्रलोक एक चमत्कारी नगरी थी। वहाँ सब कुछ चमकता था। महल चांदी के बने थे, वृक्षों के पत्ते मोती जैसे दिखते थे और झीलों का पानी दूध की तरह सफेद था। राज्य के द्वार पर एक अजीब सी निःशब्दता थी, जैसे सब कुछ जानकर भी मौन था। अंशुमान ने पूछा, क्या हम यहाँ स्वागत की आशा कर सकते हैं? चंद्रप्रिया ने उत्तर दिया, यह मेरा जन्मस्थान है, शायद, लेकिन अब भी मैं सिर्फ एक अतिथि हूँ। चंद्रलोक की रानी महल के सिंहासन कक्ष में एक तेजस्वी महिला बैठी थी। रानी सोमवती। उसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी थी और माथे पर चमकता हुआ चंद्ररत्न था। वह चंद्रलोक की शासिका थी, परंतु जब उसकी निगाह चंद्रप्रिया पर पड़ी तो वह क्षण भर के लिए कांप गई। तो तुम आ गई, उसने धीमे स्वर में कहा। चंद्रप्रिया ने सिर झुकाया। क्या आप जानती थी कि मैं आऊंगी? सोमवती उठी और उसके पास आई। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर मैं तुम्हारी माँ थी, एक वचन से बंधी माँ। चंद्रप्रिया चौंक गई। आप क्या कह रही हैं? रानी सोमवती ने अपने हाथ में एक दर्पण उठाया, एक जादुई दर्पण। उसमें चंद्रप्रिया ने देखा, एक बार चंद्रलोक पर भीषण युद्ध हुआ था। एक दुष्ट परी कर्कनिशा चंद्र सिंहासन को हथियाना चाहती थी। युद्ध के दौरान एक भविष्यवाणी हुई, एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो चंद्रलोक को बचाएगी, पर वह पृथ्वी पर जन्मेगी। चंद्रप्रिया वही कन्या थी। उसकी रक्षा के लिए सोमवती ने उसे पृथ्वी पर भेजा और साध्वी का रूप लेकर रानी तन्वी को वह जादुई फूल दिया था। तीसरी परीक्षा का आरंभ। रानी सोमवती ने कहा, अब तीसरी परीक्षा का समय है, त्याग। तुम्हें वह वस्तु छोड़नी होगी जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। अंशुमान, जो वहीं खड़ा था, सन्न रह गया। मैं जानती हूँ, सोमवती बोली, तुम दोनों के बीच कुछ है जो शब्दों से परे है। चंद्रप्रिया का गला सूख गया। क्या मैं अपना जीवन किसी और के लिए त्याग दूं? नहीं, सोमवती बोली, तुम्हें अपना हृदय त्यागना होगा। अंतर्द्वंद्व। रात भर चंद्रप्रिया महल के बगीचे में बैठी रही। उसे याद आया कैसे अंशुमान ने उसकी रक्षा की, कैसे वह अकेलेपन में उसका साथी बना और कैसे उसका जीवन अब उसके बिना अधूरा लगता है। लेकिन फिर उसे यह भी याद आया कि चंद्रलोक की रक्षा का उत्तरदायित्व उसी का है। सुबह उसने निर्णय लिया, त्याग। चंद्रप्रिया सिंहासन कक्ष में पहुंची और कहा, मैं अपनी तीसरी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मैं अंशुमान को पृथ्वी पर लौटने का आदेश देती हूँ। बिना मेरी संगत के यह मेरा त्याग है। अंशुमान ने विरोध किया, नहीं, तुम मेरी राजकुमारी नहीं, मेरी मित्र हो, मेरा विश्वास हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लेकिन चंद्रप्रिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, और मैं चंद्रलोक की रक्षक हूँ। मेरे पास अब कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकती। रानी सोमवती ने हाथ उठाया। तुम परीक्षा में सफल हुई। जैसे ही अंशुमान चला गया, चंद्रप्रिया ने एक बार आकाश की ओर देखा और एक आंसू उसकी आंख से निकलकर नीचे गिरा। कहते हैं उसी दिन पृथ्वी पर पहली बार चांद की रात में ओस गिरी थी। राजकुमारी चंद्रप्रिया अब चंद्रलोक की उत्तराधिकारी बन चुकी थी। तीसरी परीक्षा, त्याग, ने उसे भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए था। चंद्रलोक की जनता अब उसे चंद्र रक्षक के रूप में जानती थी और रानी सोमवती उसे अब राज्य की आत्मा कहकर बुलाती थी। लेकिन यह शांति अधिक दिन नहीं रही। कर्कनिशा की वापसी। एक रात जब चंद्रलोक की झीलें भी स्वर्णिम चमक छोड़ श्वेत हो गई थी और आकाश की रेखाएं कांप रही थी, तभी पश्चिमी द्वार पर घनघोर गर्जना हुई। एक काली छाया बादलों को चीरती हुई आई। कर्कनिशा, वही दुष्ट परी जो कभी चंद्र सिंहासन पर राज करना चाहती थी। उसकी आंखों में अब 100 गुना ज्यादा क्रोध था। उसके साथ था एक घना अंधकार,
जिसे वह निजांत कहती थी, एक जादुई जाल जो चंद्रलोक की रोशनी को निगल सकता था। कर्कनिशा ने सिंहासन कक्ष के सामने खड़े होकर घोषणा की, मैं वापस आ गई हूँ। अब कोई भविष्यवाणी मुझे नहीं रोकेगी। और जिस कन्या को तुमने यहाँ बुलाया है, वही अब मेरी पहली शिकार बनेगी। युद्ध की तैयारी। चंद्रलोक में पहली बार युद्ध की घोषणा हुई। सेनाएं तैयार की गईं, मंत्रबल सक्रिय हुआ और चंद्रप्रिया को चंद्रतेज नामक दिव्य अस्त्र सौंपा गया, एक रत्नयुक्त तलवार जो केवल वही चला सकता था जिसने 3 परीक्षाएं पास की हों। परंतु समस्या थी, चंद्रतेज की शक्ति तभी जागृत होती थी जब योद्धा पूर्ण चंद्र प्रकाश में बिना भय के युद्ध करे। चंद्रलोक में भय का साया था। कोई नहीं जानता था कि कर्कनिशा किस दिशा से हमला करेगी। उसकी शक्तियां बदलती रहतीं और उसकी परछाइयां अपने आप में राक्षसी थीं। अंशुमान की वापसी। एक रात जब चंद्रप्रिया युद्ध की योजना बना रही थी, उसके सामने अचानक एक छाया प्रकट हुई। राजकुमारी, एक जाना पहचाना स्वर गूंजा। वह अंशुमान था। तुम यहाँ कैसे आए? चंद्रप्रिया की आंखें भर आईं। तुमने मुझे पृथ्वी भेजा ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं, पर तुम्हारा दिल मेरे पास छूट गया और जिस दिल को तुमने छोड़ा वही मेरा रास्ता बन गया। दोनों के बीच फिर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मौन और प्रेम की अधूरी गूंज। रानी सोमवती ने भी अब उनका साथ स्वीकार कर लिया। चंद्रलोक को केवल शक्तिशाली नहीं, समर्पित योद्धा चाहिए, उन्होंने कहा। महायुद्ध की शुरुआत। अगले दिन चंद्रलोक की सीमाओं पर कर्कनिशा की सेना टूट पड़ी। वह आकाश से काली बारिश बरसा रही थी। चंद्रलोक की रोशनी धुंधली हो गई थी और चंद्रतेज निष्क्रिय लग रही थी। तभी चंद्रप्रिया ने एक ऊंचाई से घोषणा की, हम अंधकार से नहीं डरते क्योंकि हमारे भीतर का प्रकाश सबसे बड़ा है। उसने चंद्रतेज को ऊपर उठाया और उसका रत्न चमकने लगा। वह तलवार अब नीलरजत प्रकाश छोड़ रही थी। युद्ध हुआ, भयंकर, भयावह और भावुक। कर्कनिशा ने अंशुमान को छायाजाल में कैद कर लिया। रानी सोमवती घायल हो गई, पर युद्धभूमि नहीं छोड़ी। चंद्रप्रिया ने अकेले ही 10 छायादैत्य पर वार किया और अंत में कर्कनिशा के सामने खड़ी हुई। मैं तुझे वहीं भेजूंगी जहां तू आने से पहले थी, चंद्रप्रिया बोली। कर्कनिशा हंसी, मुझसे युद्ध करोगी? अपने प्रेम को खो चुकी लड़की मुझसे युद्ध? हाँ, चंद्रप्रिया ने कहा, क्योंकि मैं प्रेम को खोकर ही सत्य को समझ सकी हूँ। फिर दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। कर्कनिशा अंधकार बनती गई, पर चंद्रतेज की चांदनी उसे जलाती रही। अंततः चंद्रप्रिया ने अपनी तलवार हवा में घुमाकर उसका वार सीधा कर्कनिशा के हृदय में किया। एक चीख और अंधकार हवा हो गया। जैसे ही कर्कनिशा का अंत हुआ, चंद्रलोक में फिर उजाला फैल गया। कमल खिले, झीलें फिर दूध जैसी बहने लगी और रानी सोमवती ने चंद्रप्रिया का राज्याभिषेक किया। पर इससे पहले चंद्रप्रिया ने एक निर्णय लिया। मैं अब सिंहासन पर नहीं बैठूंगी। मैं एक रक्षक थी, हूँ और रहूंगी। मेरा स्थान हर उस जगह है जहाँ अंधकार फिर सिर उठाए। अंशुमान ने पूछा, तो हम अब क्या हैं? चंद्रप्रिया मुस्कुराई, हम अब वो हैं जो किसी परीक्षा से निकलकर खुद एक कहानी बन गए हैं। दोनों ने चंद्रलोक के नीले झील किनारे एक नया जीवन शुरू किया। ना राजा रानी, ना योद्धा मित्र, बल्कि 2 आत्माएं जो हमेशा प्रकाश की रखवाली करेंगी। चंद्रलोक की राजकुमारी, एक कथा जो त्याग, प्रेम और आत्मबलिदान की अमर परछाई छोड़ गई।